नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नो स्टूडेंट्स हेल्प में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका MHI 06 का यूनिट 16। और यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले तो हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लें जो इस चैप्टर से आते हैं। वो मेनली आपका क्वेश्चन आता है दोस्तों, विलेज कम्युनिटी क्या है और उसका रोल और फंक्शन क्या था मिडिवल पीरियड में। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है। साथ में पंच मुकद्दम जो है उसका क्वेश्चन भी कई बार आता है कि कई बार आता है पंच मुकद्दम क्या था उसके बारे में लिखिए, 5 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाता है। या फिर रोल एंड फंक्शन के साथ 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इस पे कई बार। तो हम ये दोनों टॉपिक कवर कर लेते हैं आज इसको ना, कि ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप आराम से अपना लिख के आ सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर यहाँ पे हम लोग सारे हिस्ट्री से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, खास करके आप अगर आप MHI में हैं, मास्टर्स इन हिस्ट्री कर रहे हैं, तो आपको सारा यहाँ पे टॉपिक मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं व्हाट इज विलेज कम्युनिटी। अब विलेज कम्युनिटी क्या है दोस्तों की अलग अलग जो है हिस्टोरियंस उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो एक बहुत ही माने हुए हिस्टोरियन बोलिए या उस जमाने में ब्रिटिश ऑफिसर थे चार्ल्स मेटकाफ, उन्होंने इनको लिटिल रिपब्लिक बोला है, जो कि ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली वर्क करते थे और इनका कोई भी फॉरेन रिलेशन नहीं था और ये टोटली अनचेंजेबल थे। ठीक। वहीं दूसरी तरफ जेम्स मिल कहते हैं कि ये एज अ कॉरपोरेशन वर्क करते थे। एल्फिंस्टन कहते हैं कि ये एज अ डेटरेंट वर्क करते थे अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ मोहम्मदन लॉ अपॉन इंडियन लाइफ। अब देखिए उस जमाने में ज़्यादातर लोग इंडियन जो थे वो हिंदू थे, है ना, हम सब जानते हैं। लेकिन जब सल्तनत काल आता है और बाद में मुगल काल आता है तो कई बार ऐसा हुआ कि स्टेट के थ्रू उन पर इम्पोज करने की कोशिश की गई इस्लाम का लॉ। तो उसको एज अ डेटरेंट वर्क करते थे एज अ कम्युनिटी एक साथ आकर के। फिर हेनरी माइन कहते हैं कि ये और कुछ नहीं, विलेज कम्युनिटी और कुछ नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एक्टिंग ग्रुप ऑफ फैमिलीज थे जिनकी प्रोप्राइटरशिप होती थी ओवर अ डेफिनेट ट्रैक्ट ऑफ लैंड। ठीक। और इनमें क्या होता था कि एक विलेज हेडमैन होता था नॉर्मली। अगर एक ही क्लैन के लोग हैं तो वो आपस में मिलजुल के एक किसी को कर लेते थे कि किसी एक बंदे को सिलेक्ट कर लेते, उसी को विलेज हेडमैन डिक्लेयर कर देते थे। अगर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन थी कि अलग अलग कास्ट के लोग वहां रहते थे तो फिर एक ना सर्वसम्मति से एक पंचायत का निर्माण किया जाता था और वही एक डोमिनेंट बॉडी की तरह एक्ट करती थी, तो लोकल गवर्नमेंट की तरह एक्ट करती थी। आज भी गांव में होता है, आप जानते ही हैं, पंचायत लेवल पे जो सरकार है वो हम जानते ही हैं। फिर आर्थर फिलिप जो है वो विलेज कम्युनिटी को कहते हैं कि वो हमेशा से ही प्रेजेंट रही है एंशिएंट इंडिया में। ठीक है। हालांकि ये डिक्लाइन होने लग गई धीरे धीरे अंडर मुस्लिम रूल, क्योंकि जमींदारी का सिस्टम का ग्रोथ होने लग गया। तो जमींदारी सिस्टम के प्रभाव में आकर के कहीं ना कहीं विलेज पंचायत कमजोर पड़ने लग गई। और लेकिन ऑफिशियल जो मशीनरी थी जैसे विलेज हेडमैन होना, पटवारी होना, चौधरी होना, ये कंटिन्यू रहे। लेकिन इनके राइट्स कम हो गए थे और इनको कभी भी हटा दिया जाता था, जब भी स्टेट चाहे इनको हटा दिया जाता था। तो इनकी थोड़ी सी पावर मिडिल पीरियड में कम हो गई, ऐसा मानना आर्थर फिलिप का। ठीक है। और इसी तरीके से एक और हिस्टोरियन है ग्रोवर, वो भी कहते हैं कि देखो मिडिवल पीरियड में वो भी एग्जिस्टेंस नहीं मानते इसका, कि नहीं विलेज कम्युनिटी का कोई था नहीं मिडिवल पीरियड में रोल। एंशिएंट में भले ही हो लेकिन मिडिवल पीरियड में इसका कोई रोल था नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो है हमें कई सारे सोर्सेज हैं, रिटन सोर्सेज हैं, जहां से हमें दिखता है कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, जो विलेज कम्युनिटी है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था और वो सच में ऐसा वर्क करते थे, इंस्टीट्यूशन वर्क करता था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन वर्क करता था। अभी हमें कैसे पता चलता है कौन कौन से सोर्सेज से? एक तो अरहत्ताज, ये ज़्यादातर सोर्सेज जो हैं वो आपके राजस्थान से मिलते हैं, राजस्थान स्टेट आर्काइव में रखे हुए हैं बीकानेर में। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं? एक तो है अरहत्ता। अरहत्ता क्या था? रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है उस जमाने के। ठीक है। फिर जामबंदी, वो भी रेवेन्यू असेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं। फिर जमा खर्चा की इनकम कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, चिट्ठीज रिटन बाय वेरियस रेवेन्यू ऑफिशियल्स, सनद्स जो कि इशूड बाय दीवान होता था। ठीक है। दस्तूर अल अमल जो कि रेवेन्यू रेट्स होते थे। तो ये सब के सब डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? राजस्थान के स्टेट आर्काइव में है, जो बीकानेर में है वहाँ पे है। और इनसे हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है उस जमाने के 17th-18th सेंचुरी में किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था और क्या सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उस जमाने में वहाँ पे था।
तो इसी तरीके से हमें पंजाब का भी रिकॉर्ड मिलता है, खालसा दरबार रिकॉर्ड, पटवारी रिकॉर्ड, जो कि रणजीत सिंह के ज़माने के हैं। फिर अगर हम डेक्कन की बात करें तो मराठी में वहाँ पे पुणे आर्काइव्स में आज भी रिकॉर्ड रखे हुए हैं, थालजादा, तालेबंद रिकॉर्ड्स। तो वहाँ से भी हमें यहाँ उस जो महाराष्ट्र का रूरल एरिया था वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में क्लियरली पता चल जाता है। इसी तरीके से अगर हम और साउथ जाएं, आंध्रा और तमिलनाडु, तो वहाँ भी जो स्टेट आर्काइव्स है वहाँ पे सारा का सारा रिकॉर्ड्स रखा हुआ है, और उस रिकॉर्ड्स को देख करके आप बता सकते हो कि हाँ भाई किस तरीके का रेवेन्यू कलेक्शन होता था और कैसे सिस्टम वर्क करता था उस जमाने में। और ये सब क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि हाँ उस जमाने में विलेज कम्युनिटी थी फंक्शनिंग में, और वही वहाँ का लोकल लेवल का लॉ एंड ऑर्डर देखता था, रेवेन्यू पेमेंट्स देखते थे, और कोई भी गांव का जो मैटर होता था उसको भी वो डील करते थे। अगर हम और एंशियंट टाइम में जाना चाहें, ठीक है, अगर हम 600 BC जब सेकंड अर्बनाइजेशन था उस तब की बात करें, तो अब देखोगे बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है मिलिंद हो उसमें क्लियरली बताया हुआ है विलेज कम्युनिटी के बारे में, और उसमें ये भी मेंशन कर रखा है कि वुमन, स्लेव गर्ल्स, स्लेव मैन, या हार्ड लेबर सर्वेंट्स, या आम विलेजर्स, या जो सिक पीपल होते थे, इन लोगों को काउंट नहीं किया जाता था विलेज कम्युनिटी में। ठीक है, तो इससे क्लियर पता चलता है कि जो अपर स्ट्रेटा था विलेज का, वही फॉर्म करता था विलेज कम्युनिटी को। और इससे एक चीज और हमें पता चलती है क्या, कि विलेज जो था वो स्ट्रेटिफाइड था, सोशली स्ट्रेटिफाइड था, और जो मैटर्स जितने भी होते थे वो अपर स्ट्रेटा ही डिसाइड करता था, विद द हेडमैन, विलेज हेडमैन भी होता था। ड्यूरिंग मिडेवल पीरियड क्या होने लग गया कि जो पीजेंट्स थे, सर्वेंट्स थे या लेबर्स थे, वो विलेज कम्युनिटी का पार्ट नहीं होते थे। जैसा कि पाइकास्ट जो आउटसाइड कल्टीवेटर्स होते थे, या मुजर्रिम जो टेनेंट्स होते थे, इनका कोई रोल नहीं होता था विलेज कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करने का। हालांकि बाद में आते आते मुजर्रिम्स जो थे उनको ट्रांसफरेबल राइट्स दिया जाने लग गया, मॉर्टरेज का और सेल का, उनकी होल्डिंग्स का। ठीक है, और विलेज कम्युनिटीज के और भी हमें एग्जांपल्स मिलते हैं इवन साउथ इंडिया में। उसका एकदम क्लियर मेंशन किया है एस कृष्णा स्वामी आयंगर ने, बहुत ही बढ़िया से बताया है। इवन ब्रह्मदेव विलेजेस के बारे में हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा होगा हमने ग्रेजुएशन में, और जो रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स होते थे ब्राह्मण्स को, उसके बारे में बहुत ही डिटेल में लिखा है आर.सी. मजुमदार ने, नोबुरा काराशिमा ने, या बर्टन स्टेन ने। और ये कैसे होते थे कि ये एक सेल्फ गवर्निंग इनकी अपनी बॉडी होती थी जिसको सभा कहते थे, और जो ब्रह्मदेव विलेजेस थे ये नॉर्मली पल्लव और चोल टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। उसी तरीके से नॉन ब्रह्मदेव विलेज में भी एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी थी जिसको ऊर कहा जाता था। जब ये बाद में ये सभा और ऊर जो है ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है विजयनगर के जमाने में, और हम देखते हैं कि नायक्स आ जाते हैं जो कि इंडिपेंडेंट चीफ्स थे, उनका एग्जिस्टेंस आ जाता है। लेकिन हम जब ब्रह्मदेव विलेज की जो सोसाइटी थी उसका और एनालिसिस करते हैं, तो वहां से हमें साफ साफ दिखता है कि हाँ भाई, जो विलेज कम्युनिटी थी, विलेज जो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनका इलेक्शन होता था और एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता था। ऐसा नहीं था कि हाँ भाई एक ही घर से 10-10 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं विलेज कम्युनिटी में और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये नहीं होता था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये विलेज कम्युनिटी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और रेफरेंसेस काफ़ी सारे आपको मेंशन करने पड़ेंगे इसमें, है ना, अलग अलग नाम के बचत है। आप एक दो बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। अब दूसरा टॉपिक है पंच और पंच मुकद्दम। देखो, इसमें वृंदावन डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें पंच और पंच मुकद्दम के बारे में जानने में, जो कि 16th सेंचुरी का है, और ये काफ़ी हद तक इनसे हमें पता चलता है कि उस जमाने में जो विलेज कम्युनिटी थी वो कैसे काम करती थी मिडिल पीरियड में। अब ये वृंदावन डॉक्यूमेंट्स जो है वो है बाइलिंगुअल है, पर्शियन और ब्रज लैंग्वेज दोनों में, और ये मेनली जो विलेज की लैंड्स थी उनकी सेल डील्स है, डीड्स मेंशन है यहाँ पे। और जो पंच होते थे, हम जानते हैं पंचायत में पंच होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, और इनको पर्शियन भाषा में मुकद्दम बोलते थे, इसलिए इसको पंच मुकद्दम बोला जाता है। वहाँ मेंशन है वृंदावन डॉक्यूमेंट, पंच मुकद्दम दोनों मेंशन है, क्योंकि हिंदी में भी बोल रहे हैं, पर्शियन में भी बोला जा रहा है उसको।
ठीक है। पर्शियन आप जानते हो कि मुगल एरा की लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तो इस चलते वहाँ पे दोनों भाषा में लिखा गया होगा। और हम जानते हैं कि ये जो पंच मुकद्दम थे ये मिलजुल के ही फैसला लेते थे सारा का सारा। और वृंदावन डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर रखा है कि ऐसा नहीं है कि हाँ भाई पंच मुकद्दम नाम है तो 5 ही सदस्य होते थे उसके, 5 से कम भी होते थे, 5 से ज़्यादा भी होते थे। और वृंदावन डॉक्यूमेंट्स में हमें ऐसे मेंशन भी मिलता है कई बार तो 4 भी थे और 13 भी थे, 4 से लेकर 13 तक मेंबर्स होते थे इसमें। और इसमें ध्यान रखा जाता था कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो पंच में, ऐसा नहीं हो कि एक ही परिवार से कई लोग हो जाए और बाकियों को अनफेयर रहे। और जिस तरीके से चोल समाज में ब्रह्मदेव विलेज में होता था ओवर रिप्रेजेंटेशन ना हो, उस चीज का भी ध्यान रखा जाता था। इवन हम जब एक और डॉक्यूमेंट्स देखते हैं अरिथा डॉक्यूमेंट्स, तो वहां से हमें पता चलता है कि अगर कोई अपना धर्म भी बदल लेता था तो भी वो ऐसा नहीं था कि उसका राइट्स खत्म हो जाता था कि वो नहीं रह सकता पंच, वो तब भी रहता था। अरिथा डॉक्यूमेंट में एक जगह मेंशन है कि बरी खान नाम का एक पंच था, वो कंटिन्यू करता है इवन जब उसने अपना धर्म बदल लिया था, इस्लाम कबूल कर लिया, फिर भी वो रहता है। ठीक है। और ऑब्वियसली बात है अगर कोई पंच है तो उसका बेटा भी कहीं ना कहीं वो सब चीजें सीख सीख के पंच बन जाता था फ्यूचर में। और उस जमाने में तो वैसे भी हेरिडिटरी चलती थी चीजें, है ना, पढ़ाई लिखाई उतनी थी नहीं, तो ऑब्वियस फैक्टर था। हेरिडिटरी सक्सेशन के अलावा जो फैक्टर्स होते थे वो था कास्ट था, कम्युनिटी था, मनी, इन्फ्लुएंस, ये सब भी एक्ट करता था पंच बनने के लिए कि कौन पंच का रोल एक्ट कर सकता है। एक्ट नहीं मतलब कौन पंच का रोल बन सकता, कौन पंच बन सकता है। तो ये तो आज भी होता है, आप जानते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसी का बच्चा बनता है क्योंकि उन्हीं के पास पैसा है, पावर है, इन्फ्लुएंस है। तो सेम उस जमाने में भी होता था। बहुत ही कम होता है कि हाँ बाहर से कोई आकर के एक पॉलिटिकल पार्टी में स्टेब्लिश कर सके। तो एक और हमारे हिस्टोरियन है जो कि ग्रोवर नाम से, उन्होंने 1966 में बोला कि विलेज कम्युनिटी जो उस जमाने में थी वो लगभग खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि देखो उस जमाने में जमींदारी और मुकद्दमी फैमिलीज जो थी वही सारा कुछ हैंडल करते थे, विलेज चौपाल में सारा कुछ वही डिस्कस करते थे और एग्रीकल्चर कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी फैसला लेना होता था वही लेते थे। और जो पंचायत पुराने वाले थे वो सिर्फ सिर्फ कास्ट मैटर्स से ही रिलेटेड काम करते थे, बाकी सारा कुछ जितना भी काम था विलेज से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड या टैक्सेस से रिलेटेड और लॉ एंड ऑर्डर का, वो सबको सब जमींदारी और मुकद्दमी फैमिलीज देखते थे मिडिल एरा में। ठीक। अब हम अगर बात करें फंक्शंस एंड पावर की विलेज कम्युनिटी और पंच मुकद्दम दोनों की, दोनों एक ही एक तरीके से है। विलेज कम्युनिटी एज अ विलेज पूरा होता है और कम्युनिटी, और जो पंच है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है ना, जैसे आज भी होती है हमारी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बैठी हुई सेंटर में, स्टेट में। हर चीज के लिए हम सब मिलकर एक चीज का छोटा सा बैठ नहीं जाएंगे डिसीजन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल गाँव में सड़क बननी है तो पूरा गाँव बैठ करके नहीं डिसाइड करने लग जाएगा उस बात को, है ना। या इंडिया की बात करें अगर हम, तो ट्रेन का एक्सपेंशन करना है, रेलवे का एक्सपेंशन करना है फॉर एग्जांपल, तो पूरा इंडिया बैठ के उस पर डिसीजन नहीं लेने लग जाएगा बैठ करके कितना बजट होना चाहिए, किधर से जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के रूप में रखे हुए हैं, वो डिसाइड करते हैं हमारे बिहाफ पे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना। अगर हमें उनका नहीं लगता है कि हाँ इन्होंने काम सही किया तो हम 5 साल बाद उनको चेंज कर सकते हैं वोट देके। ठीक है। तो वैसे ही उस जमाने में भी होता था। चलिए फंक्शन एंड पावर की बात करें अगर, तो गांव के जितना, ऐसा मानना है ज्यादातर जो हिस्टोरियंस हैं कि एक कॉमन लैंड पे कंट्रोल होता था उनका और एक कॉमन फाइनेंशियल पूल भी होता था। लेकिन ग्रोवर जी इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना था कि नहीं नहीं ऐसा ना तो कोई कॉमन लैंड होती थी और ना ही कोई कॉमन फाइनेंशियल पूल होता था। खैर इनका इंडिविजुअल है। ज़्यादातर जो वृंदावन डॉक्यूमेंट्स वगैरह है या फिर अहिथा डॉक्यूमेंट्स या फिर जितने भी डेक्कन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें मिले उनसे तो यही क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि हाँ भाई ऐसा एग्जिस्ट करता था कॉमनल लैंड भी और कॉमनल फाइनेंशियल प्रूफ पूल भी। अब आइए देखते हैं कि कैसे कैसे प्रूफ होता है इस चीज का। हालांकि ग्रोवर जो है इस बात को हवाला देने के लिए बहादुर शाह का फर्स्ट का एक फरमान भी साइड करते हैं कि देखो उनका कोई राइट नहीं था उस चीज को लेकर के। तो बहादुर शाह फर्स्ट के एक फरमान में डिक्लेयर किया गया था कि जो भी चार्जेस ग्रास ऑफ वाटर के लिए लिया जाता है
पैस्चर लैंड और जंगल से, वो सारा इलीगल है और मुकद्दम फैमिली को ये कलेक्ट करने का कोई राइट नहीं है। ठीक है, वो इस फरमान को एज अ बेस मान करके इस चीज को कहते हैं कि उनका कोई राइट नहीं था, सबको सब जो था किसका था, स्टेट का था। और उनको छोटा मोटा राइट्स दिया हुआ था कि हाँ ठीक है, तुम अपने गाय वाय चला सकते हो, जंगल से जाकर थोड़ा मोटा लकड़ी ला सकते हो, या फिर पॉन्ड से फिशरीज वगैरह ले सकते हो, लेकिन उसके लिए भी वो टैक्सेस लेते थे छोटा मोटा। लेकिन इरफान हबीब ने जब एनालिसिस किया वृंदावन डॉक्यूमेंट्स का, तो उन्होंने पाया कि नहीं नहीं भाई, विलेज कम्युनिटी को पूरे राइट्स थे वेस्टलैंड के ऊपर भी, और कॉमन फाइनेंशियल पूल भी एग्जिस्ट करता था, और वो चाहे तो किसी को लीज पे भी दे सकते थे, बेच भी सकते थे। और वृंदावन डॉक्यूमेंट में एक चीज एक बार तो क्लियरली मेंशन भी है कि 1594 में पंच ने 4 बिस्वा वेस्टलैंड दी थी किसी बैरागी को, वहां पे अपना उसको मंदिर मंदिर बना देने के लिए। ऐसे ही विलेज कम्युनिटी को राइट भी था कि बेच भी सकते थे वो लैंड को, लेकिन इंडिविजुअल जो पीजेंट यूज करते थे उनको नहीं बेच सकते थे वो। और आउटसाइडर्स अगर आकर के वहां पे कल्टीवेशन करना चाहते थे, जिनको पायकश्त बोला जाता था, तो उनको फिर पंच को पूरी परमिशन लेनी पड़ती थी विलेज कम्युनिटी से। ये मैंडेटरी था कि हाँ भाई इनको करने दें या नहीं करने दें यहाँ पे। ऐसे ही जो थालजादा रिकॉर्ड है महाराष्ट्र का, वहां से भी हमें क्लियर पता चलता है कि एक डांसर थी श्यामा नाइकिन, उसको 60 बीघा लैंड दी गई थी उसकी सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि जो भी लैंड जो थी ये लोग बेचते थे या लीज पे देते थे, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो कहाँ जाता था? तो वो रेवेन्यू जितना भी जनरेट होता था, उस सारा का सारा कहीं ना कहीं जो पंच लोग थे वो आपस में बांट लेते थे, और रिमेनिंग जो था वो कॉमन पूल में जाता था। और ये चीज़ों का जो है रिकॉर्ड तुम्हारा औरंगजेब के फरमान से मिलता है। जब औरंगजेब फरमान देता है रसिक दास को कि वो किस तरीके से कॉमन पूल में कंट्रीब्यूट करे, तो वहां से हमें इस चीज का पता चलता है। लेकिन जो कॉमन पूल, फाइनेंशियल पूल में पैसा आता था, वो किस तरीके से यूज किया जाता था? वो नॉर्मली या तो जो रेवेन्यू स्टेट को देना होता था विलेज के बिहाफ पे, वो पे ऑफ किया जाता था। जो ऑफिशियल्स वर्क करते थे, है ना, उनकी सैलरी वगैरह पे की जाती थी। किसी को लोन वोन चाहिए होता था, वो दिया जाता था। या फिर अगर बहुत एक्सेसिव पैसा हो गया है फंड में, तो वो किसी को मनी भी लैंड कर देते थे बाहर भी। या फिर कुछ एक एंटरप्राइजेस काम लेते थे, जैसे सीड्स वगैरह खरीदना या फिर चैनल्स वगैरह बनाना, उसमें भी इसका यूटिलाइजेशन किया जाता था। ठीक है, कॉमन विलेजेस ऑब्वियसली इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते थे। जो भी था ये पंच लोगों का अपना डिसीजन होता था कि किस तरीके से इस पैसे को यूज़ करना है। तो इस चीज़ को लेकर के जो मुगल ऑफिशियल्स थे, इसलिए वो पंच जो लोग थे इनकी उतना इज्जत नहीं देते थे। उनको ऐसा लगता था कि हाँ भाई ये लोगों का पैसा तो कलेक्ट करते हैं और अपने हिस्से का रेवेन्यू नहीं देते हैं, उनका ऐसा मानना था। फिर डेक्कन से भी हमें यही पता चलता है कि डेक्कन में भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे हमें पता चलता है कि हाँ भाई किस तरीके से वहाँ पे भी लैंड्स का सेल वगैरह होता था और उन पैसों का क्या होता था। और वहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्स को जो रिसर्च किया है, एक चैप्टर ने किया फुकुजावा ने, और उसने बताया कि देखो जो वेस्ट लैंड थी उनको मिराज लैंड बोला जाता था। और नॉर्मली अगर वो जो लैंड थी ना, अगर किसी बाहर वाले को दी जाती थी यूज करने के लिए, तो उससे तो पैसा लिया जाता था। लेकिन अगर वो अपने ही विलेजर्स को देते थे तो ऐसा कोई पैसा लिया नहीं जाता था। ठीक है, और जो सेल होती थी उसमें, देखो नॉर्थ इंडिया में तो सेल में सिर्फ पंच लोग ही डील रहते थे, है ना, वही डील करते थे सेल वगैरह को, और उनको पैसा भी मिलता था उससे, और बाकी रिमेनिंग पैसा का वो फाइनेंशियल पूल में डालते थे। लेकिन यहाँ पे साउथ इंडिया में जो है, वहाँ पे सिर्फ पंच डिसाइड नहीं करते थे सेल में, बहुत सारे लोग होते थे। एक जगह पे तो मेंशन है कि हाँ भाई लगभग लगभग 34 लोग सेल में प्रेजेंट थे, और उसमें विलेज असेंबली भी थी, एजेंट भी था, इनामदार भी था, हेडमैन भी था, 7 पीजेंट, एक कारपेंटर, एक गार्डनर, एक ब्लैकस्मिथ, 13 तो दूसरे विलेजेस के लोग भी बुलाए हुए थे, एक बार्बर भी था, एक अनटचेबल को भी उन्होंने रखा हुआ था, और एक
कीपर ऑफ द टेम्पल भी था। तो इस तरीके से कई लोग वहाँ पे होते हैं, साउथ इंडिया के हम डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं। और उनका मानना था कि अगर, हाँ, तो ये है डिफरेंस नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के सेल और डील में। अब देखो, जो कई अपार्ट फ्रॉम कॉमन विलेजर्स और पंच मुकदम्स, कई लोग ऐसे थे जो, क्या कई कास्ट के लोग ऐसे थे जो लोग सर्विसेज देते थे ना, जैसे कि आपका बार्बर होता है, या फिर आपका आ, कपड़े धोने वाला होता है ना। और भी कई लोग हैं, पॉटरी बनाने वाले, दूसरी सर्विसेज देने वाले, सफाई वफाई करने वाले गाँव की। तो इन लोगों को डायरेक्ट पेमेंट तो नहीं देते थे वो लोग, लेकिन इन लोगों को क्या किया जाता था, जमीन दे दी जाती थी और उस पे टैक्स नहीं लिया जाता था। तो इस तरीके से वो अपना मेंटेन कर सकते थे, हम सर्विसेज भी दे सकते थे। इनको बालूतेदार्स बोला जाता था। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि डिटेल में कि बालूतेदार कौन थे, उनके क्या क्या फंक्शंस थे, और कैसे उन पे चीज़ें, लाइफ उनकी कैसी थी, ये सारा डिस्कस करेंगे अगले आगे के चैप्टर में। तो ब्लैक स्मिथ, वॉशर मैन, बार्बर, कारपेंटर वगैरह, इनको विलेज टैक्स फ्री ज़मीनें दे दी जाती थी ताकि ये अपना गुजारा कर सकें और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें उसके बदले में लोगों को। अब बाद में आगे चल करके आप देखोगे कि जजमानी सिस्टम भी यहीं से डेवलप करता है कि उनके अपने अपने जो थे फिक्स्ड, कह सकते हो, लोग थे, उनको उन्हीं के लिए वो सर्विसेज देते थे, तो वो उनके जजमान हो जाते थे। और वहीं से वो जजमानी सिस्टम निकल के आया। और क्या बचा है इसमें, हाँ, और स्पेशल ओकेजन्स पे, जैसे आज भी होता है दिवाली दशहरा वगैरह पे, जो गरीब लोग होते हैं या नीचे जात के लोग होते हैं, वो आज भी आते हैं मांगने के लिए। तो उस जमाने में भी आते थे, तो उन लोगों को दिया जाता था, कैश वैश भी दे दिया जाता है, कपड़े वपड़े दे देते थे, उस जमाने में खाने पीने को दे देते होंगे, आज के ज़माने में जैसे हम पैसा देते हैं। तो ये था कुल मिला के ये चैप्टर दोस्तों, पूरा डिटेल में मैंने कोशिश की जितना शॉर्ट में बता सकूँ आपको, आपका टाइम बचा सकूँ। तो होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।